विजय बलरामपुर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत के सामान्य परिचय, नदियाँ, दर्रे, पठार वगैरह-वगैरह पढ़ लिए। अब हम लोग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम भारत की जलवायु। देखते हैं क्या इसमें महत्वपूर्ण है। यही बताने का प्रयास किया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीज़ें बताएँ। जैसे भारत की जलवायु कैसी है तो हम आपको आरंभ से ही बताते आ रहे हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। सामान्य सी बात ये होती है कि जो कर्क रेखा भारत के बीचों-बीच से गुजर रही है, वो ये बताएगा कि भारत के दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में और उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन फिर भी भारत की जलवायु एक समान है, जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार। उसका कारण यदि कोई है, तो वो आपका ये हिमालय है। यदि हिमालय ना होता, तो भारत के उत्तर भारत की स्थिति बिल्कुल विपरीत होती जो इस समय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जो जलवायु है हमारी, वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। मतलब कि अधिकांश वर्ष हमारा कैसा रहेगा? गर्म रहेगा। और वर्ष में क्या आएगा एक बार? मानसून आएगा। इसी प्रकार हमारे जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है, वो भारत की हो जाती है। जलवायु है क्या? 12 जितने भी महीने होते हैं उन सब का एक औसत तापमान कितना है? यदि तापमान आपका 20-25 डिग्री सेल्सियस से एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो आप उष्णकटिबंध में, यदि उससे कम है, तो आप शीतोष्णकटिबंध या शीतकटिबंध में आएँगे। जनवरी में जो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, वही हमारे इन सब का निर्धारक है, ऐसा कुछ। देखते हैं जलवायु में। हमारे भारत को जलवायु में यानी आपने क्या देख लिया कि हिमालय का सबसे बड़ा रोल है। यदि हम जलवायु के निर्धारक की बात करें या प्रभावित करने की बात करें, प्रभावित करने की, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो जरा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट में से कौन-कौन है जो एग्जाम में आता है, उसका नाम क्या है? हिमालय। हिमालय हमारे भारत की जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जिनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है? वही बात है कि यदि हिमालय ना होता तो पश्चिमी की ये साइबेरियन हमारे भारत में आती और भारत को ठंडा कर देती और हमारे भारत की जो जलवायु उष्ण है वो हो जाती कैसे? शीतोष्ण। और यदि हिमालय ना होता तो हमारे मानसून को ये सीधे जाने देती चाइना की ओर, लेकिन हिमालय इन सबको रोककर भारत में वर्षा कराने पर मजबूर करता है। इसलिए कैसी हो जाती है मानसून? यही वजह है कि हिमालय भारतीय जलवायु को उष्णकटिबंध बनाने और मानसून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हिमालय, आपने पिछले क्लासेस में विश्व के भूगोल में पढ़ा ही होगा कि हिमालय जैसी कोई पर्वत अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में ना होने के कारण वहाँ की जलवायु किस प्रकार से ठंडी हो चुकी है। इस समय दिसंबर जनवरी तक तो हिमालय ना होने के कारण अमेरिका में बर्फबारी होने लगती है, जो ग्रेट लेक्स हैं वो पूरी तरह से जम जाती हैं, वहाँ पर लोग स्कीइंग करते हैं, तरह-तरह की बातें हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने में एक तो हो गया आपका हिमालय, कि यदि हिमालय ना होता तो ये सारे होते। दूसरा है जिसका नाम है अक्षांश। ये क्या है? जो अक्षांश भूमध्य रेखा के जितने नजदीक रहेगा वो उतने गर्म रहेगा और जो अक्षांश जितने ज्यादा दूर रहेगा वो उतने ज्यादा ठंडा रहेगा। उदाहरण के लिए केरल, केरल भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक में से आता है और तमिलनाडु, इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी है? गर्म है। जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आपके भूमध्य रेखा से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ की जलवायु ठंडी है। तो जलवायु को निर्धारित करने में अक्षांश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है ऊंचाई। ये क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आयोग ने एक सवाल पूछा कि आगरा तथा दार्जिलिंग दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन फिर भी सर्दियों में दोनों के तापमान में भिन्नता होती है, क्यों? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है ऊंचाई। मतलब जैसे-जैसे हम ऊंचाई पर ऊपर की ओर जाते जाएंगे, तापमान में कमी आती जाएगी। तो दार्जिलिंग असम में यहाँ पर पश्चिम बंगाल में स्थित है, हिमालय की ऊंचाई पर, तो वो भाग ज्यादा ठंडा रहेगा। जबकि आगरा हमारा धरातल मैदान में स्थित है, तो यहाँ की चीजें गर्म रहेंगी। अर्थात किसी स्थान क्षेत्र के जलवायु को ऊंचाई भी प्रभावित करती है। यदि कोई क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित है तो वहाँ का तापमान कम होगा और यदि कोई क्षेत्र नीचे स्थित है तो वहाँ का तापमान ज्यादा होगा, वो भले ही एक अक्षांश पे क्यों ना रहे। ये जरा याद रखिएगा। एक और प्रभावित करने वाला है जिसका नाम है समुद्र से दूरी, अर्थात
आप जान पाएंगे कि बंबई हमारा ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा, लेकिन दिल्ली की ठंडी, बाप रे बाप, दिल्ली की ठंडी और गर्मी दोनों नहीं ठीक है। जबकि बंबई में ना ज्यादा ठंडी होती है ना गर्मी। ऐसे कोलकाता है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, मंगलुरु है, गोवा है, ये सारे जितने तटीय क्षेत्र हैं, इन सब पर समंदर का प्रभाव रहता है। और समंदर ना ज्यादा जल्दी ठंडा होता है ना ज्यादा गर्म होता है। इसी वजह से इन शहरों पर समंदर का समकारी प्रभाव रहता है। यही वजह है ना तो ये ठंडियों में शहर ज्यादा ठंडे होते हैं ना ज्यादा गर्म। इन पर समुद्री जलवायु ज्यादा प्रभावित करती है अपेक्षाकृत। यदि आप नागपुर में पहुंच जाएं या दिल्ली में पहुंच जाए, कानपुर और लखनऊ में पहुंच जाएं, तो इन सारे जगहों पर महाद्वीपीय जलवायु अनुभूति होने के कारण बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ये जरा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। और भारतीय जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण में से एक है एल नीनो और ला नीना। ये मानसून को स्पेशली प्रभावित करते हैं, लेकिन जलवायु पर इनपे बातें आ ही जाती हैं। चलिए, एक तो ये हो गया प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि यदि एल नीनो सक्रिय है तो भारत में वर्षा कम होगी, और ला नीना सक्रिय है तो भारत में वर्षा ज्यादा होगी। जहां ला नीना से भारत में बाढ़ आएगा, वहीं एल नीनो से भारत में सूखा आएगा। अब ये तो हो गया हमारी जलवायु। अब जलवायु के बाद हम लोग अध्ययन करते हैं किसका? मौसम, यानी मानसून का, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। और इसका सीधा सा मतलब है कि मानसून पवनों में साल भर में एक बार परिवर्तन। देखते हैं मौसम क्या है। तो मौसम वो है जो बदलता रहता है, जो कुछ समय बाद मौसम बदल जाए, जो जलवायु बदल बदल जाए, ऋतु, उसे कहते हैं मौसम। उदाहरण के लिए गर्मी का मौसम, वर्षा का मौसम, सर्दी का मौसम। तो इस प्रकार से भारत में स्पेशली 4 मौसम पाए जाते हैं। शीत ऋतु है, बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है। इन सब में यदि हम पहले की बात करें, जिसका नाम है बसंत ऋतु, तो जरा देखते हैं इनके बारे में। बसंत ऋतु आपने हिंदू कैलेंडर में सुना होगा, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, कुआर, कार्तिक, भादो, अगहन, पूस, माघ वगैरह। तो इन सब में जो सबसे पहला हिंदू कैलेंडर में आता है वो कौन सा है? चैत्र। इस चीज को जरा याद रखिएगा, जितने महीने हैं उन सब में बसंत ऋतु है। एक और कौन है? शरद ऋतु है। और कौन है? शीत ऋतु है। और कौन है? वर्षा ऋतु है। इन सब में एक हम ले लेते हैं शीत ऋतु का, और एक ले लेते हैं वर्षा ऋतु का। गर्मियों में बात करें तो सबसे ज्यादा गर्म महीना जुलाई माना जाता है, और सबसे ठंडा महीना दिसंबर माना जाता है, जनवरी माना जाता है। शीत ऋतु में होता क्या है, जिसको भूगोल में पढ़ा होगा, कि भूमध्य रेखा से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और उठने के बाद दोनों गोलार्धों में जाके 30 और 35 अक्षांश पर नीचे गिरती हैं। तो जहां 30-35 अक्षांश यहाँ पर गिरती हैं, इस अक्षांश को कहा जाता है अश्वक्षांश, हार्श लैटिट्यूड। यहां से अश्वक्षांश से सर्दियों में हवाएं इधर दक्षिण की ओर चलती हैं। अब क्योंकि ये दक्षिण की ओर चलती हैं, किसी वाटर बॉडी को संपर्क में नहीं आती हैं, इसलिए हवाएं कैसी होती हैं? शुष्क होती हैं। अब जब शुष्क है तो क्या वर्षा कराएंगी? नहीं कराएंगी। और इसी उत्तर पूर्वी पवनों को, जो व्यापारिक पवनों में है, और ये जब शुष्क होती हैं, अब हमसे इस समय जो नवंबर चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, इस महीने में जब ये शुष्क हवाएं हमसे टकराएंगे, होठ फटने लगेंगे, एड़ियां फटने लगेंगी, तो हम लोग वैसलीन या जेली का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती हैं, तो ये अपने साथ में नमी धारण करते हुए आती हैं और कोरोमंडल तट पर घनघोर वर्षा कराती। ये वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, कहाँ? कोरोमंडल तट पर। कब? नवंबर तथा दिसंबर के महीने में। अर्थात सर्दियों के आसपास में किस भारत के किस शहर में जबरदस्त बाढ़ आता है? तो आपका उत्तर होगा चेन्नई। अब ये कोरोमंडल पर ये वर्षा कराते हुए अक्टूबर नवंबर के बाद में फिर वापस चली जाती है। दूसरा बात आती है वर्षा। वर्षा हमारा 1 जून जुलाई से आरंभ होता है और लगभग 3 महीने तक जबरदस्त वर्षा कराता है। देखते हैं कि वर्षा की क्या खास बातें हैं। वर्षा
दक्षिण पश्चिम से मानसून कहलाती है, जो यहाँ केरल के तट से आकर टकराती है। यहाँ से आने के बाद ये पश्चिमी घाट में ये उत्तर की ओर बहते हुए जाती है और इसका एक शाखा पश्चिम बंगाल से होते हुए जाती है यहाँ पर, जो एक मेघालय में चली जाती है और एक उत्तर प्रदेश में आती है। ये उत्तर पश्चिम वाली शाखा का एक भाग, दक्षिण पश्चिमी का एक भाग नर्मदा नदी के घाटी से होते हुए बहते हुए जाता है और झारखंड तक वर्षा कराता है, जबकि इसका एक भाग अरावली के समानांतर होते हुए पंजाब तक यहाँ जाता है। और ये जो बंगाल की खाड़ी वाला दक्षिण पश्चिम का मानसून है, ये बिहार उत्तर प्रदेश से वर्षा कराते हुए सीधे चला जाता है पंजाब तक और दोनों यहाँ पर 15 सितंबर के आसपास में मिल जाते हैं। अब ये हमारा मानसून उत्तर की ओर यहाँ लद्दाख में नहीं जा पाता है। कारण क्यों? क्योंकि बीच में हिमालय स्थित है। हिमालय के उस पार मानसून नहीं पहुंच पाता, इसलिए लद्दाख एक ऐसे एरिया में स्थित हो जाता है जिसका नाम पड़ता है रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र। अर्थात वो स्थान जहां पर मानसून किसी पर्वत के कारण ना पहुंच पा रहा हो, वो मानसून स्थान आपका रेन शैडो एरिया कहलाएगा। ऐसे आपके 2-3 महत्वपूर्ण क्षेत्र है रेन शैडो एरिया में। एक तो लद्दाख हो गया और दूसरा हो गया आपका बंगलुरु। बंगलुरु भी आपका रेन शैडो एरिया में पड़ता है, क्योंकि जब दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी घाट से टकराता है तो उस पार वर्षा नहीं करा पाता। कोरोमंडल तट आपका किसमें स्थित है? रेन शैडो एरिया में, क्योंकि हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून इधर चला जाएगा और ये बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा, जबकि ये भाग सूखा रह जाएगा। तो यदि सवाल आए कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के कहाँ पर वर्षा नहीं होती है, तो एक तो रहेगा आपका कोरोमंडल पे तमिलनाडु और दूसरा क्या रहेगा? लद्दाख। का है ये रेन शैडो एरिया में स्थित है। ये भारत की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण बातें में से थी, जो वर्षा कहाँ पर क्या कैसे होती है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, संभव है कि पूछ ले कि भारत की जनसंख्या वर्षा का अनुसरण करती है। जहां पर वर्षा जितना ज्यादा होगा वहां पर जनसंख्या उतनी ज्यादा होगी। नॉर्मली कैसे देखते हैं? देखिए, यदि बंगाल की खाड़ी वाला शाखा सबसे पहले पश्चिम बंगाल और बिहार में प्रवेश करेगा, इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल और बिहार का जनघनत्व तो अधिक रहेगा, जनसंख्या अधिक रहेगा। बात बिल्कुल सही है। अब जैसे ही ये पूरब से हम पश्चिम की ओर जाएंगे, क्या वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी? हाँ। अब जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, जनसंख्या घनत्व भी कम होता जाएगा। यही वजह है बिहार सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य है और पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। उसके बाद यूपी है, उसके बाद में फिर और सारे राज्य आते हैं। अर्थात जहां हमारी उत्तर भारत की जनसंख्या है, वो वर्षा की अनुसरण करती है। और वैसे भी देखिए, जहां वर्षा ज्यादा होगी वहां पर कृषि ज्यादा होता है। अब कृषि ज्यादा होता है तो कृषि करने वाले ज्यादा होंगे, कृषि करने वाले ज्यादा होंगे तो जनसंख्या अपने आप ज्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि ऐसी सारी बातें होती हैं। 15 अक्टूबर के बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते से वापस लौटने लगते हैं और लौटते समय ये ठंडियों में बारिश कराते हैं। सर्दियों में एक खास बात और है। सर्दियों में उत्तर पश्चिम से एक वर्षा होती है जिसका नाम पड़ता है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। ये एक तरह से चक्रवात है उष्णकटिबंधीय, जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। वहां से वो नमी धारण करता है और बहते बहते आकर हिमालय से टकरा जाता है। हिमालय से टकराने के बाद ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि में वर्षा कराते हुए सर्दियों में जाता है, जो रबी की फसलों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में इस वर्षा को मावठ के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो होता है पश्चिमी विक्षोभ वाला वर्षा, ये वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ये जरा याद रखिएगा। जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब बंगाल की शाखा पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, ठीक वहीं जो पश्चिमी विक्षोभ आता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहता जाता है। और ये पश्चिमी विक्षोभ किसके अंडर में हो जाता है? नाम आपने सुना होगा जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम विश्व के भूगोल में आपने बढ़िया से पढ़ लिया है कि समताप मंडल के पास, क्षोभ मंडल के ऊपर लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर अत्यंत ठंडी और तीव्र गति से बहने वाली पवनें हैं, जिनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, दोनों गोलार्धों में बहती है।
तो जब इनके अधीन कोई चक्रवात आ जाता है तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर आते हुए हिमालय से टकरा जाता है। ये भारत की जलवायु के बारे में कुछ खास बातें थी। इनके अलावा आपने नाम सुना होगा कोपेन का। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण भी किया है। अब भारत की जलवायु को लेकर उन्होंने क्या-क्या बातें कही है जरा देख लेते हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, उन्होंने क्या बातें बताई हैं देखते हैं। उन्होंने भारत के 8 प्रकार के जलवायु को बताया है। आप जैसा कि नॉर्मली आप इस बात को जानते होंगे कि उन्होंने कुछ शब्द दिए थे जिसका नाम है ए, बी, सी, डी, ई। ए बी सी डी ई कितने हो गए? हाँ, इन्होंने स्पेशली कुछ ऐसे नाम दिए थे। उन्होंने ए का मतलब बताया था उष्ण कटिबंध, मतलब यहाँ पर गर्मी रहेगी लेकिन साथ में आर्द्रता की मात्रा भी ठीक ठाक रहेगी। बी का मतलब हो गया था आर्द्रता रहित अर्थात शुष्क, यहाँ पर आर्द्रता नहीं रहेगा और कैसे रहेगी? उष्ण अर्थात गर्म। इस सी का मतलब हो गया मध्यम, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंड, या फिर हम बात करें कि इसमें एम शब्द एक स्मॉल से आएगा, छोटे कैपिटल लेटर में एम आएगा, जिसका अर्थ होगा क्या? मानसून, अर्थात ठंडी जहां पर सूखी रहेगी लेकिन गर्मी जहां पर आर्द्र रहेगी। अब इन सब के बारे में बताएंगे। डी हो गया आपका, डी माना जाता है वैसे ध्रुवीय जलवायु के लिए, जिसमें क्या होता है कि ठंडी ध्रुवीय ना कह के ध्रुव से पहले टैगा वाले क्षेत्र में जहां पे गर्मी का 2-3 महीने रहता है लेकिन ठंडी कुछ ज्यादा रहते हैं। लेकिन जबकि ये होगा कम गर्मी अधिक ठंडी, और जबकि ई वाला होता है वो आपकी होती है ध्रुवीय जलवायु। ये ध्रुवीय जलवायु जो जहां पर गर्मी होता ही नहीं। इस आधार पर कोपेन ने भारत के जलवायु को 8 प्रकार में बांटा है। कौन कौन से प्रकार में जरा देख लेते हैं। उन्होंने बांटा है ए, एम और डब्ल्यू एक स्मॉल के लेटर में लिया है। इस ए का मतलब क्या हुआ? उष्ण कटिबंध, और यम का मतलब क्या हुआ? मानसूनी। इस प्रकार आप क्या देख पाएंगे कि जहां पर एम शुष्क, लघु, शुष्क लघु ऋतु, मतलब कि ए का मतलब क्या हुआ? उष्ण कटिबंध। एम का मतलब क्या हुआ? मानसून। और डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर ये जोड़ लिए हैं मानसूनी प्रकार, शुष्क लघु ऋतु, जो कि कहलाते क्या है? मानसूनी प्रकार। ए एम डब्ल्यू का मतलब, ए का मतलब हुआ उष्ण कटिबंध, एम का मतलब हुआ मानसूनी प्रकार का, और डब्ल्यू होता है छोटा शुष्क ऋतु। ऐसे जलवायु भारत में किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है गोवा के दक्षिणी भाग में, जो पश्चिमी तट है। उदाहरण के लिए यदि आप इनको देख पाए तो देखा जाता है कि ए एम डब्ल्यू वाला जो जलवायु है वो आपका ये है, ए एम डब्ल्यू, अर्थात यहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में होते हैं। दूसरा है ए एस, दूसरा बनता है ए यस। इस एस का मतलब इन्होंने बताया है कि ग्रीष्म ऋतु शुष्क होगा। फिलहाल ऐसे के 8 प्रकार है, टोटल क्लियर ना करते हुए आप नोट्स में देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा मेंशन करना उचित नहीं है। हाँ, इस वाले के बारे में थोड़ी जानकारी रखना चाहिए क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखते हैं उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पेन ने बताया है। अगर जो आप जानते हैं तो चर्चा कीजिए, अन्यथा सी डब्ल्यू जी, ये जो बताया गया है ये उत्तर प्रदेश बिहार इन दोनों राज्यों से सी डब्ल्यू जी करके बताया गया है। एक तरह से भूमध्य सागरीय में से आता है। जबकि बी वाला तो आप जान ही गए क्योंकि ये शुष्क है तो थार में होगा, ये कम गर्मी है तो हिमाचल प्रदेश, ये वाला होगा तो पूरा जम्मू कश्मीर में होगा ध्रुवीय जलवायु। तो इस प्रकार से कोपेन ने भारत की जलवायु को विभाजित किया है। देखते हैं जलवायु के बाद भारत में मृदा।
मृदा पर क्या क्या है? भारत में मृदा है, तो ये भी याद रखिए कि मृदा पेडोलॉजी के अंतर्गत की गई एक अध्ययन है। और मृदा है क्या? चट्टानों का अपरदित रूप ही मृदा कहलाता है। और इस आधार पे आईसीएआर ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में इस बात को बताया कि भारत में कुल 8 प्रकार की प्रमुख मृदाएं हैं। 8 प्रकार की प्रमुख मृदाएं हैं, जिसमें जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, पीट, बहुत सारी मिट्टियां, सब लेटेराइट वगैरह। लेकिन इन सबको आप अधिकांश पढ़ चुके हैं। हम आपको वो बताना चाहेंगे कि अमेरिकी कृषि विभाग ने और भारत के आईसीआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, दोनों ने मिलकर भारतीय मिट्टी को किस भाग पर बांटा है। तो जरा देखते हैं कि भारत की जो मृदा है, इस मृदा को यूएसडीए तथा आईसीएआर ने मिलकर 1986 में कुछ अनुसंधान किया, वर्गीकृत किया, जिनमें से उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मृदा का वर्गीकरण किया कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह वर्गीकरण निर्धारित है अमेरिका के यूएसडीए और इंडिया के आईसीआर के तहत, जिसमें सबसे पहले है इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल ये भारत में 39% से अधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाली मृदा है। दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया एंटीसॉल। ये भारत के 28% भाग पर पाई जाने वाली मृदा है। तीसरा है जिसका नाम है एल्फीसॉल। एल्फीसॉल ये 13% क्षेत्र पर पाया जाने वाला है। और चौथा है वर्टिसॉल। वर्टिसॉल ये भारत के 8% भाग पर पाया जाता है। और पांचवा है वर्टिसॉल, पांचवा है अल्टीसॉल। अल्टीसॉल ये पाई जाती है ढाल पर पे। तो इन सब में आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि यूएसडीए और आईसीआर 1986 के अनुसार भारत की सबसे प्रमुख मृदा कौन सी है, तब आपका उत्तर क्या रहेगा? इंसेप्टिसॉल, जो कि कितना परसेंट है? 39% है। इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा। तो ये रहा मृदा के बारे में। मृदा तो जैसा कि आप जानते हैं कि मृदा किस क्या है, तो चट्टानों का अपरदित रूप है। किन से मिलकर बना होता है? तो मृदा स्पेशली बना होता है खनिज से। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये 40 से 45% होता है। दूसरे नंबर पर है वायु, ये होता है आपका 25%। फिर है जल, मृदा में पाया जाता है, वो है 25%। फिर कौन सा है? ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ, ये 10 से 15%, 10 से 5% पाए जाते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ ही किसी भी मृदा के उपजाऊपन का निर्धारण करते हैं। जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक रहेगी, वह मिट्टी उतनी ही ज्यादा मजबूत मानी जाएगी। आईएएस में सवाल आया था कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को और शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को काट दिया जाए एक साथ, तो दोनों में सबसे पहले कौन उगेगा? तो सीधी सी बात है कि हम लोग उत्तर लगाएंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्योंकि अधिक घने हैं। लेकिन नहीं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में गर्मी ज्यादा होती है, तो वहां पर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं पौधों पत्ती आदि को सड़ाने वाले, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं और जल्दी ही कार्बन पदार्थ को खाकर खत्म कर देते हैं। इसलिए उष्णकटिबंधीय मिट्टियों के, जंगलों की मिट्टियों में कार्बनिक ह्यूमस की मात्रा कम होती है, जबकि शीतोष्ण में बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है वो थोड़ा स्लो होती है, इसलिए वहां पर कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं। अतः यदि उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध जंगलों को एक साथ काटा जाए, तो सबसे पहले शीतोष्णकटिबंधीय जंगल उगेंगे। ये जरा याद रखिएगा। जल 25% होगा। ये जल कम है तो वायु ज्यादा, वायु कम है तो जल ज्यादा। वायु में सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो कौन सी होती है? CO2, ना कि नाइट्रोजन। क्योंकि मिट्टी में पाया जाने वाले जो जीव है वो श्वसन करते हैं और श्वसन में CO2 निकलता है। खनिज, ये सारी बातें। अब हम आते हैं, जो मृदा बन गई है, मृदा का वर्गीकरण कर लिया है, वो आती है मृदा का अपरदन। ये कैसा होता है? तो मृदा के जो अपरदन हो, क्या है अपरदन? मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। अब ये किस प्रकार से जाएगा? या तो पवन लेके जाए, वायु, या तो जल लेके जाए। अर्थात मृदा अपरदन के तो सबसे महत्वपूर्ण है कारक। कौन कौन? एक है जिसका नाम है पवन, एक है जिसका नाम है जल।
तो हम यहाँ पर अपर्दन का मूल रूप लेंगे जल का। तो जल कैसे होगा जरा देखते हैं। मान लिया कि यहाँ पर ये बादल है और बादल से क्या गिरने लगे, पानी। अब यहाँ पर क्या है, ये मिट्टी। जैसे ही पानी की मिट्टी गिरेगी, जैसे ही पानी मिट्टी पर गिरेगी तो मिट्टी यहाँ से छिटक जाएगी और छिटक कर दूर हो जाएगी। ऐसे जब दूर होती है मिट्टी तो उसको कहा जाता है स्प्लैश या असफाल अपर्दन। पानी की बूंद गिरे और जिस जगह पर गिरे वहां से मिट्टी छिटक जाए दूर, उसे क्या कहेंगे, स्प्लैश। तो ये मृदा अपर्दन का सबसे पहला भाग है, ये जरा याद रखिएगा। अब एक जगह से हटकर दूर दूर तक जा रही हो, यदि जल जो है वो मिट्टी के एक भाग को दूसरी जगह पर लेकर जा रही हो तो उसको कहते हैं परत अपर्दन या फिर शीट अपर्दन। ये आपके अपर्दन का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। तीसरा, अब जब ये पानी बह रहा है तो एक छोटी छोटी नाली करके होती है, ऐसे नाली बनाता चलता है, हल्का सा, बहुत गहरा नहीं, बहुत ऊपर ही थोड़ा नाली बनाता हुआ, हल्की नाली। तो उसको हम कहते हैं रिल अपर्दन। अंग्रेजी में रिल और हिंदी में इसे कहते हैं क्षुद्र यानी छोटा नलिका, छोटा नलिका अपर्दन। लेकिन जब यही आगे चलकर बड़ी नलिका बन जाती है, दूर दूर तक बन जाती है, तो उसको अंग्रेजी में कहा जाता है गली अपर्दन यानी कि अवनलिका अपर्दन। इस प्रकार जो आपके अपर्दन है उनमें पहला असफाल, दूसरा परत, तीसरा क्षुद्र और चौथा है अवनलिका अपर्दन। ये परत अपर्दन इतना खतरनाक होता है कि मिट्टी के ऊपरी भाग को बहा ले जाता है, जिससे उस मिट्टी की उर्वरता उस खेत में खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, किसान की मौत कहा जाता है। किस अपर्दन को किसान का मौत कहा जाता है, परत अपर्दन को। यदि हम क्षुद्र नलिका या अवनलिका की बात करें, किस जगह पर सर्वाधिक होता है, तो ये असफाल तो हर जगह होगा। सीट अपर्दन ज्यादातर जलोढ़ वाले मिट्टी में किसानों के खेत में होगा। क्षुद्र नलिका भी अक्सर उन जगहों पर होती है जहां पर जमीन का ढाल थोड़ा कम होता है, और जहां पर जमीन का ढाल ज्यादा कम होता है वहां पर अवनलिका अपर्दन बनता है। और ऐसा क्षेत्र आपका है चंबल वाला क्षेत्र, जो कि मालवा है। ये आपके अवनलिका अपर्दन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज्यादा अवनलिका अपर्दन वाला क्षेत्र मालवा का पठार है। ये रहे अपर्दन। इस अपर्दन को रोकने का कई उपाय हैं। मृदा के अपर्दन को रोकने के कई उपाय हैं, जैसे मेड़बंदी करना, समोच्च रेखीय जुताई करना, वर्टिकल जो पहाड़ों पर होता है सीढ़ीदार खेती करना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है वनारोपण। अगर जो आप वनारोपण नहीं करेंगे, मृदा अपर्दन जल्दी से नहीं रोका जा सकता है। आप देख पाएंगे कि राजस्थान में थार के मरुस्थल में वृद्धि हो रही है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। उसको रोकने के लिए ग्रीन वॉल लगाया जा रहा है, पेड़ों की एक कतार लगाई जा रही है। सहारा के जो मरुस्थल है उसके चारों ओर जो उप सहारा साहिल क्षेत्र है उसमें भी ग्रीन वॉल लगाए जाने का एक प्रोजेक्ट है, ताकि उसका क्षेत्र पूर्व की तरफ ना फैले। तो इन सबके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वनारोपण, जो कि लगातार प्रभावित हुआ है। इसे नहीं होना चाहिए। वन अगर जो नहीं होंगे तो समझ लीजिए धरती पर जीवन नहीं होंगे। वन ऐसे इंपॉर्टेंट है। अब इतनी इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा हम वन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। वन क्या है, वह पेड़ पौधों का बहुत ज्यादा सघन और बड़ा क्षेत्र जो बिना मानव के हस्तक्षेप के स्वतः उगाया हो, दैट्स कॉल्ड वन, उसे कहते हैं वन। अब ऐसे वन कहाँ कहाँ पर कैसे पाए जाएंगे, तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं अपने इंडिया पर। आप देख पाएंगे कि जो जो वन होते हैं ना, ये वन का संबंध सीधा सा है, याद रखिएगा। हार्मथ्वेट का नाम आपने सुना होगा। विश्व के जलवायु वर्गीकरण में कोपेन है और कोपेन के बाद एक है थार्मथ्वेट। थार्मथ्वेट ने बताया था कि जो वनस्पतियां होती हैं ये किसी भी जलवायु की अच्छी निर्धारक होती हैं, और उन्होंने ये मान लिया था कि किसी भी देश का वन या जलवायु निर्धारित करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तापमान तथा वर्षा। ये कोपेन ने इसको निर्धारित किया, जबकि थार्मथ्वेट ने क्या कहा, वनस्पतियों का। कैसे,
तो जरा देखते हैं। वन पर तापमान और वर्षा का प्रभाव ज्यादा, तो जरा देखो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगा? सबसे ज्यादा वर्षा होता है पश्चिमी घाट वाले तट पर, पूर्वी भारत में। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा वर्षा होता है। अब जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होगा, आप हमें बताइए क्या उस वन के पत्तों को गिराने की आवश्यकता होगी? नहीं। याद रखना, जब पत्ते अपने पौधों पर, जब पौधे अपने पत्तों को नहीं गिराते हैं तो उस वन को कहा जाता है सदाबहार वन, यानी कि हरित वन। ऐसे पौधे जो इनको पानी की कमी नहीं होती है, अर्थात जहां पर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हमेशा होती रहती है, उन्हें अपने पत्ती गिराने की जरूरत नहीं होती और ऐसे वन बन जाते हैं सदाबहार वन। और ये कौन कौन से जगह हैं? आपका हो गया पश्चिमी घाट, आपका कौन हो गया पूर्वी पूर्वी प्रदेश जो है आपके मेघालय, असम, ये सब। और कौन हो गया अंडमान और निकोबार। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वर्षा लगातार हुआ करती है या अधिकांश समय में होती है, जिसकी वजह से सदाबहार बनते हैं। लेकिन अगर जो ये पौधे अपने पत्तों को गिरा दें तो क्या आप मानते हैं कि उसे पर्णपाती कहेंगे? बिल्कुल। भारत में सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो यही पाए जाते हैं, जिनका नाम है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ये शुष्क पर्णपाती वन है, भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहा है इन्हें आप मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये साल भर में एक बार पत्ती को गिरा देते हैं। काहे गिरा देते हैं? क्योंकि इनको केवल पानी मानसून के महीने 3 महीने में मिलता है, बाकी 9 महीने प्यासे रहते हैं। अब अगर जो ये पत्तियां लगातार अपना लगाए रखे रह गए तो सूर्य की किरण ज्यादा इन पर पड़ेंगी, ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा और पानी की कमी के चलते जल्दी ही मर जाएंगे, और कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए जीवित रहने के लिए, यानी इसे कह सकते हैं एडॉप्टेशन, आप कह सकते हैं एडॉप्टेशन, कि पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा ना हो और लंबे समय तक हम जीवित रह सके। तो भारत में मानसूनी जलवायु है, मतलब एक ही बार वर्षा होगी, बाकी 9 महीने सूखा। इसलिए यहाँ के वनस्पति अपने आप को ऐसे अनुकूलित कर लिए हैं कि वो लंबे समय तक जीवित रह सके। उदाहरण के लिए सदाबहार वनों में महोगनी, रोजवुड, इन सबका नाम सुना होगा, रबड़ है। इन सबको हमेशा पानी मिलता रहता है तो कोई टेंशन ही नहीं है, पत्तियां क्यों गिरे? हालांकि गिरते रहते हैं लेकिन समय समय पर। जबकि ये जो आपके शुष्क पर्णपाती वन है, जैसे शीशम, साल, सागौन, नीम, आम, महुआ, ये सारे जो पौधे हैं ये आपकी किस में आते हैं? शुष्क पर्णपाती वन में भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सागौन के वन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये वनस्पतियों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आपने ये भी देखा होगा कि 1952 तथा 1986, 88 में वन अधिनियम के तहत ये कहा गया है कि देश 15% वन होना चाहिए, 33%। लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार हम इस बात को जानते हैं कि 2021 में भारत में मात्र 24.62% वनावरण तथा वृक्षावरण है। अर्थात यदि हम वन आवरण की बात करने लगे तो वन आवरण 21.6271 ही है, जबकि वृक्षावरण 2.71 करके कुछ ऐसे है। तो अभी हम 33% के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। याद रखिएगा, हमें 33% पूरे भारत में होने चाहिए, जबकि मैदान में कितना होना चाहिए? कम से कम 25%, और पहाड़ों पर होना चाहिए लगभग 66%। जबकि हमने अभी तक कितना पाया है? 24.62%। इसको लगातार बढ़ाए जाने की जरूरत है। इन सब के दौरान सबसे ज्यादा वन जो पाए जाते हैं वो एमपी में है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में है। ये है क्षेत्रफल के अनुसार, यानी भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़। लेकिन अगर जो हम परसेंट पर बात करें तो सबसे पहले कौन सा राज्य होगा? आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हम परसेंट में बात करने लगे तो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है मिजोरम में,
सबसे ज्यादा मिजोरम, जहां पे 80% से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे नंबर पर फिर आपका आ जाता है, जरा देख ले, मेघालय। तीसरे नंबर पर मेघालय, यहाँ की लगभग 79%, मिजोरम की 79, 80% के आसपास क्षेत्र कैसा है? वनावरण है। तो एक चीज सवाल यहाँ पे बढ़िया बन सकता है, जरा ध्यान दीजिए आप लोग, कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी दूसरे नंबर पर है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी दूसरे नंबर पर है। कौन सा ऐसा राज्य है जो वनावरण तथा वृक्षावरण के मामले में प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों में दूसरे स्थान पर है? तो उसका उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। सबसे घने वनों में से यहाँ पर पाया जाता है। कार्बन स्टॉक के मामले में सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। आप इन सब के बारे में थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। एक तीसरा वन होता है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है मैंग्रोव। ये क्या है? ये ऐसे क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां ताजा पानी और खारा पानी आपस में मिलते हैं, अर्थात ये एक तरह से इकोटोन में बनाते हैं। उदाहरण के लिए गंगा नदी जहां आपस में मिलती है, वहां गंगा सागर में, बंगाल की खाड़ी से, वहां पर सुंदरवन में जिस वृक्षों का निर्माण हुआ है, सुंदरी वृक्षों से सुंदरवन का, वहां के वनों को भी हम क्या बोलते हैं? मैंग्रोव बोलते हैं। ये बड़े अच्छे होते हैं। अगर ये ना हो तो चक्रवात से जो सुनामी आती है, इस सुनामी से बहुत ज्यादा नुकसान है। और सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ आएगी? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसीलिए सबसे ज्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पर उड़ीसा, देख लें गलत ना हो। दूसरे नंबर पे गुजरात, अंडमान। दूसरा है आपका महत्वपूर्ण गुजरात, तीसरा है अंडमान तथा निकोबार, और चौथा आपका है आंध्र प्रदेश। तो ये जरा याद रखिएगा कि मैंग्रोव सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान, फिर आंध्र प्रदेश में। वनों के वर्गीकरण को जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि वनों के वर्गीकरण भी किया जाता है, जिसमें ये प्रयास किया जाता है कि वन कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जमीन का एक टुकड़ा जहाँ पे 80% से ज्यादा, 70% से अधिक वृक्षावरण हो, उसे सघन वन कहते हैं। 40 और 80 के बीच में हो तो उसको मध्यम कहते हैं। और यदि 40 से 10 के बीच में हो तो उसे खुला वन कहते हैं। और यदि 10 से नीचे हो तो उसको झाड़ी कहते हैं। तो ये चीज जरा ध्यान रखिएगा। वनों को बचाने के लिए वन महोत्सव चलाया गया था के मुंशी के द्वारा। अब हम लोग वन के बाद जो हमारा अगला चैप्टर है, वहां चलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अगला चैप्टर कुछ महत्वपूर्ण है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सर